Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 8. From 3 to 4 classes we have started a new chapter that is the Indian Constitution and हमने वहाँ पे बहुत सारे explanations कर रखे थे. That is हम लोग किस पे discuss कर रहे थे? The main discussion is all about the key features of Constitution. हम Constitution के कुछ key features discuss कर रहे थे कि why our country have a Constitution या why we should live with a Constitution. तो हमने वहां तक फंडामेंटल राइट्स तक डिस्कस कर लिया था कि हमारी फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो कि उसकी 4th हमारी की फीचर्स थी. ठीक है, आज हम लोग एक नया एस्पेक्ट पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, एक नई पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, अ न्यू टर्म ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव अनदर सेक्शन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और सेक्शन है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों को जाना बहुत जरूरी है. दैट सेक्शन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये एक सेक्शन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इस सेक्शंस के अंतरिक्त कोई भी सोशल इकोनॉमिकल कोई भी रिफॉर्म्स को वो क्या करता है, ग्रेटर वैल्यू देता है, उसको स्टेबिलिटी देता है. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पता है ये बना क्यों, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स. इसको ये जो आइडिया है ना, ये जो आइडिया इन लोगों को मिला, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस आइडिया कम फ्रॉम द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड का ये वहां पे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना था. वहां से हमारे इंडिया में भी ये पॉलिसी आया, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है, ये पॉलिसी इसलिए बनी, ये पॉलिसी एक गाइडलाइन है बच्चों. एक 15 लाइन्स या आप कह सकते हो 15 प्रिंसिपल्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया, या गाइडलाइंस है जिसके अंतरिक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन काम करे. कोई भी लॉ बनाने में, किसी भी लॉ को फॉर्म करने में या किसी भी पॉलिसी को फॉर्म करने में कुछ प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए वो लॉ या पॉलिसी फॉर्म की जाती है. तो ये प्रिंसिपल्स, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये वही है जिसके अंतरिक्त हमारे देश को 15 प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या हम कह सकते हैं 15 गाइडलाइंस दिए जाते हैं जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. और ये करता क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या इंश्योर करता है, हमारी सोशल, हमारी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स को, इसको ग्रेटर वैल्यू में रिफॉर्म्स को इंश्योर करता है, ताकि हमारा देश इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इंडिपेंडेंटली किसी भी रिफॉर्म को देख सके. कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नई पॉलिसी अगर इलेक्ट हो रही हो हमारे देश में, तो उसे गाइडलाइन कौन देगा, यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसे गाइडलाइन देगा. ठीक है, और ये बेसिकली हमारे इंडिया से रूटेड नहीं है, ये बेसिकली आया कहां से, आयरलैंड में एक डायरेक्टिव पॉलिसी चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां से ये आइडिया को टेकन ओवर किया गया और फिर हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में भी, क्योंकि हर लॉ को बनाने में, हर पॉलिसी को इनरोल करने के लिए कुछ चीजों को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखा जाता है, कुछ गाइडलाइंस दी जाती है कि आप इस गाइडलाइन से इस लॉ को बनाइए या इस पॉलिसी को बनाइए. और ये सारी गाइडलाइंस ही इस पॉलिसी के अंदर गिवन होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया सेक्शन दिया गया. ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिटेड है, हमारा देश इंडिपेंडेंटली कोई भी सोशल या इकोनॉमिक लेवल पे वैल्यूज को रिफॉर्म कर सके, वो उस तरह से रन कर सके, उस हमारे देश एक इंडिपेंडेंट स्टेट पॉलिसी को गाइड कर सके. इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नया सेक्शन बनाया, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर कोई भी पॉलिसी हमारी स्टेट बनाती है, कोई भी लॉ फॉर्म बनाती है, उसको गाइडलाइन करने के लिए ये प्रिंसिपल बनाया गया. ठीक है, और ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे, कोई भी सोशल रिफॉर्म हो, कोई भी इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो, ये हमें उसमें मदद करता है. ठीक है, सो here we move on to the next topic. हम आज अपने 5th की फीचर के बारे में पढ़ाई करेंगे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सेक्युलरिज्म. ठीक है, फर्स्टली अब मैं आप लोगों को एक बेसिक सा डेफिनेशन बताती हूँ कि सेक्युलरिज्म है क्या. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक ऐसा सेक्युलरिज्म का नॉर्मल डेफिनेशन जो आप लोगों के बुक्स और नोटबुक्स में होता है, पहले उससे समझते हैं. सेक्युलरिज्म एक देश सेक्युलर कैसे हो सकता है, एक स्टेट सेक्युलर कैसे हो सकता है. अब भाई आप लोग सोचो कि कैसे हो सकता है, क्यों, वो देश सेक्युलर कब हो सकता है, मतलब वो देश खुद में सेक्युलर कब होगा, जब वो ऑफिशियली किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रमोट ना करे. ये ना बोले कि देश, एक स्टेट के सभी लोगों को हिंदुज्म फॉलो करना है, एक देश के सभी लोगों को इस्लाम फॉलो करना है, एक देश के सभी लोगों को क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है. जिस देश में या जिस स्टेट में ये चीज नहीं है ना, वो स्टेट या वो देश क्या है, सेक्युलर है. ठीक है, a state or a country that does not promote any individual religion,
ठीक है, अपने कोई भी रिलीजन को वो प्रमोट नहीं करता एज अ स्टेट रिलीजन कि यही हमारे इस देश का रिलीजन है या यही हमारे इस स्टेट का रिलीजन है, स्टेट वाइज हमें यही धर्म फॉलो करना है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहती है इट इज रॉन्ग, अगर कोई भी स्टेट ये बात कहता है दैट इज रॉन्ग, वो स्टेट क्या है, सेक्युलर नहीं है। तो आपको यहाँ तक तो ये समझ आए कि सेक्युलर का मतलब क्या है। कोई भी ऐसा स्टेट या कोई भी ऐसा कंट्री किसी एक इंडिविजुअल कास्ट को या रिलीजियस को प्रमोट मतलब सपोर्ट करके ये ना बोले कि यही हमारा स्टेट रिलीजन है, यही हमारा कंट्री रिलीजन है। अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो तुम्हें इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे देश का, हमारे कंट्री का यही धर्म है। तो वो क्या, सेक्युलरिज्म नहीं है। जहां ये बात नहीं है कि आप अपने स्टेट में कोई भी रिलीजियस फॉलो कर सकते हो, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, वो देश क्या है, वो स्टेट क्या है, सेक्युलर है। तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है, अब चलो एक बेसिक सा मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन में आप लोगों को बताती हूँ। फ्रॉम वेयर दिस सेक्युलरिज्म कम फ्रॉम, सेक्युलरिज्म है क्या। अगर हम लोग देश कॉन्स्टिट्यूशन वाइज कंट्री वाइड अगर हम सेक्युलरिज्म का मतलब जाने तो सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम स्टेट, रिलीजियस को स्टेट से अलग करना, सेपरेट करना, सेक्युलरिज्म का मतलब वो है। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना एक देश सेक्युलर या एक स्टेट सेक्युलर कैसे होता है। तो अगर मतलब कि आप अपने रिलीजियस मैटर को अलग रखिए, सेपरेट रखिए और अपने स्टेट अफेयर्स को, सिविल अफेयर्स को अलग रखिए, तो वह वो क्या हुआ, सेक्युलरिज्म हुआ। कोई भी ऐसा स्टेट जो अपने रिलीजियस मैटर को अलग रखता हो और अपने ऑफिशियल मतलब अपने स्टेट अफेयर्स को अलग रखता हो, वो स्टेट क्या है, सेक्युलरिज्म फॉलो कर रहा है। ठीक है, वहां पर सेक्युलरिज्म है। मान के चलो अगर आप अपने रिलीजियस, अपने धर्म की कोई भी अफेयर्स, कोई भी बातों को अगर ऑफिशियली उस बात को ले आओ कि नहीं हमारे देश में ये धर्म ज्यादा है, तो हम अपने आगे की जितनी भी लोगों की भलाइयां, जैसे कोई भी नया लॉ अगर आपको फॉर्म करना है तो आप अपने स्टेट अफेयर में भी अगर उस बात को ले आओ कि इसी अंतरिक्त आपको इस लॉ को फॉर्म करना है, तो कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक रिलीजियस को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, मान के चलो आपने क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट किया, जितने भी रिफॉर्म्स आप कर रहे हो आप क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट में ही कर रहे हो, तो वो क्या है, सेक्युलरिज्म नहीं है, दैट इज रॉन्ग। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को देखा, शायद अंडरस्टैंड किया हो, रियलाइज किया हो कि ऐसा समहाउ कहीं आगे हो सकता है, क्योंकि जो हमारे लीडर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ स्टेट और रनिंग अ कंट्री। और पावरफुल इंसान शायद हो सकता है कल को आगे कोई नई चेंजेस करे, डेवलपमेंट्स करे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले एक लॉ बना दिया, पहले एक सेक्शन बना दिया, दैट इज अ सेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म, कि आप अपने रिलीजियस मैटर को और स्टेट अफेयर्स को अलग रखिएगा। तो ये तो था हमारे कंट्री वाइज एक डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम स्टेट मैटर्स, या फिर सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम स्टेट। देश का कोई भी, स्टेट का कोई भी मैटर हो, कोई भी रिलीजियस अफेयर हो, कोई भी गवर्नमेंट अफेयर हो, उस बात को आप अलग रखो और आप अपने रिलीजियस मैटर को अलग रखो, उसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म। ठीक है, और अगर ये हम पॉलिटिक्स वाइज देखें, अगर हम अपने पॉलिटिक्स वाइज में इस सेक्युलरिज्म का मतलब देखें, तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन किसी भी रिलीजियस को मुद्दा बना करके कोई भी नया रिफॉर्म नहीं कर सकती, अपने कोई भी नए एनहांसमेंट में, किसी भी नए प्रोजेक्शन में, किसी भी नया तरह के डेवलपमेंट्स में वो रिलीजियस को बीच में नहीं लाएगी। ही और शी और द गवर्नमेंट हैव टू डू समथिंग इंडिविजुअली, वो हर काम ऐसे करेंगे जिससे कि हर इंडिविजुअल का बेनिफिटेड हो। किसी रिलीजियस को साथ में लाके वो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिलीजियस वाइज कोई भी रिफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को इस तरह की आजादी नहीं दी जाती है। तो ये था हमारा मतलब सेक्युलरिज्म का। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एंड हाउ अ स्टेट इज सेक्युलर। मैंने आपको ये दोनों बातें बताई। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक और चीज की, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चों हमारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ इंश्योर करती है, हमें इंडिपेंडेंटली जीने के लिए बहुत कुछ देती है, बहुत सारे राइट्स, सो दैट वी कुड लिव प्रॉपरली। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट नहीं देती तो जो भी रन कर रहे हैं देश को, हमारे यहाँ जो भी हमारे स्टेट को रन कर रहे हैं, वो पावरफुल हैं, वो अपने हिसाब से, अपने बेनिफिशियल के हिसाब से अपने देश को किसी भी तरह रन कर सकते हैं। एक सिटीजन को, एक इंडिविजुअल को उनकी पावर के मिस यूज से बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट दिए और फंडामेंटल राइट्स उनमें से एक है। तो अगर आपको अपने सेक्युलरिज्म को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप अपने एक राइट को उसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज द राइट टू
फ्रीडम ऑफ रिलीजियस है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, उसका क्या मतलब होता है कि हम अपने देश में किसी भी रिलीजियस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सेक्युलर भी उसी चीज को आपको प्रमोट कर रहा है कि आप अपने देश में कोई भी स्टेट, आप अपने देश में किसी भी तरह के रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी स्टेट अफेयर उसमें आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ रिलीजियस। और यह हक हमें कौन देता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक और चीज बहुत ज्यादा इंश्योर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा एक चीज पे मतलब बहुत हम कह सकते हैं प्लेज अ वाइटल रोल। किसी भी कोई भी आइडिया होता है ना, जैसे किसी भी आइडियल, जो हमारे सिटीजन किसी भी आइडियल को चुनते हैं, लाइक हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हमारे कंट्री के, तो कोई भी ऐसा कंट्री, कोई भी ऐसा देश हुआ, उसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा लीडर हम कह सकते हैं, या हमारे जितने भी आज तक हमारे जितने भी आइडियल्स आए हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हैं, तुम्हारा APJ अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, क्या आप लोगों को लगता है कि इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते कुछ काम किया होगा? इन्होंने भले ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने जो कुछ भी किया वो क्या था? खुद के लिए किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला क्लेम, राइट टू क्लेम, यही है कि आपका कोई भी राइट जो आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा हक है, ये आप तभी क्लेम कर सकते हो जबकि आपकी उस राइट से किसी दूसरे को नुकसान ना हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उन सब के आइडियाज को कि वो उन्हें कैसा होना चाहिए और हमें अपने आइडियाज कैसे चाहिए, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्या कह सकते हो आप, उसमें कह सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको पता है कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए, तभी आप अपने लीडर को चुनते हो। और वो लीडर आपको कैसे, जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को मानेंगे और फॉलो करेंगे तभी हमें पता चलेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज उन्हें बेटरली रन करने के लिए इंकरेज करती है। अगर हमारे संविधान में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस नहीं हो तो आपके रिप्रेजेंटेटिव किसी भी तरह पे काम कर सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बता सके कि उन्हें कैसे काम करना है और पूरा सिटीजन वाइज उन्हें क्या करना है, अपने सिटीजन्स के लिए उन्हें क्या करना है, तभी जाके उनके सिटीजन्स क्या करेंगे, उनका ऑबे करेंगे। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुने। ये बात भी सिटीजन तक कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पहुंचाता है, क्योंकि उनके पास बाउंड्रीज है कि वो इससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकते। तो उन्हें ये बात पता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात क्यों सुने? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अधिकार है, हम अपने देश को चला सकते हैं, लेकिन हर इंसान मिलकर अपने देश को नहीं चला सकते, इसलिए हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो उस रिप्रेजेंटेटिव की बात सुनना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन सब चीजों की देखभाल कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ओके, आई होप यू ऑल गेट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। वी हैव अ फ्यू लाइन्स, हम कह सकते हैं कि कुछ एक दो लाइन्स की डेफिनेशन बाकी है, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास आई होप वी विल बी गोन ऑन टू द question answer section. So that's all for today. See you all in the next class. Till then, stay safe बच्चों, study a little bit and thank you for listening me. Bye bye.